नमस्कार। इलेक्ट्रोहोपैथी के इस तीसरे एपिसोड के पहले क्रम में, यानी आज नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम फिर दिखाई पड़ रही है। मेरे 50 क्लास के पूरे होने पर आप सब ने जितनी बधाइयाँ और जितने संदेश मुझे, मैं उन सब साथियों का बहुत ऋणी हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। भी लगातार आपकी बधाइयाँ, आपके संदेश मेरे पास लगातार प्राप्त हो रहे हैं। फिलहाल आज आप सबकी प्रेरणा से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव बस्ती से आप सबके बीच अपने 51 यानी 51वें क्लास के साथ आपके बीच हूँ। 50 क्लास पूरा करने पर जो मेरा उत्साह बढ़ा है, आज मैं से अपने माता पिता और ईश्वर को प्रणाम करता हुआ और अपने आध्यात्मिक गुरु, या ये कह लें कि हमारे चिकित्सा के आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर बाबा रमाशंकर जी को, आदर्श डॉक्टर वी कुमार जी को याद करता हुआ, अंतरात्मा से नमन करता हुआ आज मैं 50वें पुनः 51 का यानी 51 क्लास में आप सबके बीच हूँ। हमारे बहुत से साथी इस समय लाइन पर हमारे इस क्लास को सुनने के लिए तत्पर आ चुके हैं। डॉक्टर अमित श्रीवास्तव जी, डॉक्टर ब्रिजकिशोर शर्मा जी, डॉक्टर प्रकाश शिंदे जी, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। दिन में मैंने एक पोस्ट डाली थी फेसबुक पर, जिसमें एक कंपनी के कल के लगातार टीवी और तमाम सोशल मीडिया पर प्रचार आ रहे थे, और मैंने भी 2 संक्षिप्त लाइनें अपनी प्रतिक्रिया के रूप में फेसबुक पर जाहिर की थी, और उस पर उन्होंने लगातार कमेंट दिए, जिनके जवाब मैं दे सकता था मैंने अपने समझ से उनका जवाब दिया। लेकिन यही है कि हम हैं वो 2 प्रकार की बनाते हैं। जहां पर प्रतिरक्षा इकाई की बात आती है वहां पर हम 2 प्रकार की औषधियों का निर्माण करते हैं। एक तो उस पहले से लड़ा जाए, कुछ इस तरह की औषधियां बनाई जाएं जिन्हें हम चिकित्सा विज्ञान के दृष्टिकोण से वैक्सीन कहते हैं। तो वे दवाइयां जो रोग आने के बाद रोग से लड़ने के लिए बनाई जाएं, जिन्हें हम एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल या एंटी फंगल या एंटी फीवर या एंटी डायरियल कुछ भी नाम दे दें, तो ऐसी दशा में समझ सकते हैं कि हर रोग के लिए हम 2 प्रकार की औषधियों की आवश्यकता होती है हमारे शरीर के कोशिकाओं के संरचना के दृष्टिकोण से। हालांकि प्रकृति ने हमारे शरीर को बहुत मजबूत तरीके से बना के इस पृथ्वी पर हमको भेजा है। डॉक्टर रवि कुमार द्विवेदी जी भी लाइन पर हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर आरपी सैनी जी मथुरा से हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर मधेश, डॉक्टर अशोक शुक्ला जी लाइन पर आ चुके हैं। जितेंद्र सिंह चौहान जी, सिंह छोनकर, अवधेश पटेल, तमाम साथी हमारे लाइन पर हैं। सबका नाम लेने में बहुत समय निकल जाएगा। आप सब जितने भी लाइन पर हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार है। और आज नेटवर्क की गड़बड़ी चल रही है, साथ ही मुझे रुक जाना पड़ता है। देखिए, फेसबुक या व्हाट्सएप पे अगर कोई प्रतिक्रिया करता है तो उसकी अपने विचार, उससे सिर्फ होते हैं, और निजी विचारों पर इतनी ज्यादा अपेक्षाएं नहीं की जा सकती जितनी कि लोग कमेंट करने लगते हैं। मैंने सिर्फ अपनी निजी विवेचना करते हुए आज दिन में मैंने फेसबुक पर 3 लाइनें डाली थी। उसी तरीके से मेरे इस लेक्चर के प्रति आप सबके भी अपने निजी विचार होंगे, विभिन्न लोगों के विभिन्न विचार होंगे,
तो उन विचार से, उन आलोचनाओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि वो आलोचनाएं इस बात का संकेत देती हैं कि हमें कुछ नयापन करने के लिए लोगों की आलोचनाओं को समझने के बाद कुछ हमें उसमें संशोधन करने की भी जरूरत होती है। हम बात करते हैं प्रतिरोधक क्षमता की या इम्यूनिटी पावर की। प्रकृति ने हमारे शरीर में वायरस, फंगस से लड़ने की एक अजीब क्षमता हमारे शरीर में दे रखी है। मेरे इस क्लास से आप इसी बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी कुछ देर पीछे बैकग्राउंड काला आ रहा था, लाइट चली गई थी, फिर भी मैंने क्लास जारी रखा और फिर लाइट आ गई है, तो आपको मेरे पीछे का बैकग्राउंड अब सफ़ेद दिख रहा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि मुझे आपसे मिलने की कितनी बेसब्री रहती है, और इस कारण रहती है कि आप सबका स्नेह और आपका प्रेम मुझे खींच लाता है। दिन के रूटीन के बाद कुछ लोग आज ये चर्चा कर रहे थे मेरे उसी कमेंट पर कि आपको योग की आवश्यकता है, आपको स्वस्थ होने की आवश्यकता है। तो मैंने उनको अपने कल के लेक्चर की ताज़ा तस्वीर भेजी थी और ये कहा था कि ये मेरा 57 वर्ष का शरीर है और मैं योग से नहीं, मैं अपने दैनिक क्रियाओं से एक निश्चित अनुशासन, एक निश्चित क्रियाकर्मों के साथ अपने आप को स्वस्थ रखता हूँ। कि जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों में बिल्कुल व्यस्त रहता है और अपने दैनिक कार्यों को संपादित करता है, उसके शरीर में प्राकृतिक रूप से इम्यूनिटी पावर स्वयं इंक्रीज कर जाती है। यदि आपके उठने, सोने, जागने, दिन भर के काम करने का एक नियमित और समयबद्ध तरीका है, तो फिर मैं समझता हूं कि आपके शरीर की सभी कोशिकाएं स्वतः स्वस्थ होने की ओर अग्रसर रहती हैं और उनमें फ्रेशनेस आती रहती है। हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाकर के कि एक गांव का किसान जो सुबह 4 बजे उठता है, हमको आपको शहर में रहने वालों को सुबह 4 बजे उठने में बहुत परेशानी होती है। 4 बजे वो लोग उठते हैं तो में किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं और डॉक्टर उनको कहता है कि सुबह उठ के आप टहलिए, या उनके दिमाग में ये बात घर कर जाती है कि हमको अब सुबह ही उठना है, हमारे टहलना ही हमारा एक इलाज है। लेकिन जरा उस किसान की बात सोचिए जो नियमित रूप से जो लगातार 4 बजे उठ के अपने खेत पर जाता है, खेत के चारों ओर टहलता है, नंगे पैर चलता है, घास की ओस लेता है, प्रकृति की ठंडी हवा लेता है और अपने खेत में कुदाल चलाता है, हल चलाता है, फावड़ा चलाता है, पाटा चलाता है और पसीने से तरबतर होकर के वापस घर लौटता है। 15-20 मिनट आराम करने के बाद स्नान करता है, भोजन करता है, फिर अपने गाय बैल और खेत खलिहान में फिर लग जाता है और ऐसे ही उसका दिन बीत जाता है। अब अगर हम ये कहें कि उस व्यक्ति को योग की आवश्यकता है, तो उस व्यक्ति के शरीर के हर अंग तो वैसे ही अपना कार्य कर चुके हैं जो योग के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। हाँ, योग एक अच्छा व्यायाम है जिसे होना ही चाहिए, लेकिन किन के लिए? जो आराम तलब हैं, जो एसी रूम में रहते हैं, एसी से निकल के एसी में बैठते हैं, एसी में दिन भर रहते हैं, फ्रिज का ठंडा पानी लेते हैं, बंद कमरे में सोना पसंद करते हैं, खुली हवा में उनको रहने में दिक्कत होती है और दिन भर काम का बोझ उनके ऊपर लदा रहता है, मानसिक चिंता रहते हैं। उन लोगों के लिए स्वाभाविक है कि शरीर के हर अंग को हिलने डुलने के लिए कुछ निश्चित समय निकालना पड़ेगा और वही है योग का समय। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति कार्यों में इतना मस्त है, प्रसन्न है कि उसको वर्तमान की चिंता नहीं है, उसको भूत और भविष्य की चिंता नहीं है, वर्तमान में जीने व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहता है। और जो व्यक्ति अतीत को थोड़ा सा सोच करके भविष्य के लिए निरंतर परेशान रहता है, सर पर बोझ लाद कर चलता है और आराम तलब दुनिया में जीने का आदी बन जाता है, उस व्यक्ति को निश्चित रूप से उसके शरीर के हर अंगों को व्यायाम की आवश्यकता होती है और उन्हीं लोगों के लिए योग की ये प्रक्रिया है। दिन भर काम करने वाले लोगों के लिए योग का, जहां तक ये मेरे अपने विचार हैं, मैं किसी कमेंट नहीं कर रहा हूं, ना मैं किसी की आलोचना कर रहा हूं,
ये मेरा मानना है, चूंकि मैं 57 वर्ष में चल रहा हूं और मुझे अभी ये नहीं लगता कि मैं अपने आप को फिट नहीं पाता। तो अगर मैं फिट हूं तो निश्चित रूप से अपनी दैनिक क्रियाकलापों से सुबह 7 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक मैं अपना काम करता हूं और अभी आपके साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, और इसके बाद फिर भोजन और उसके बाद सोना, फिर सुबह उठना, ये रूटीन हमारी चल रही है। तो कहने का तात्पर्य मेरा सिर्फ इतना है कि व्यक्ति को अगर अपने कामों में अपने मन को लगाए रखेगा और एक नियमित तरीके से, संयमित तरीके से, शेड्यूल्ड बना, इसमें एक निश्चित टाइम टेबल के आधार पर अगर वो जीवन शैली अपनी अपनाता है तो निश्चित रूप से वो स्वस्थ ही माना जाएगा। प्रकृति ने शरीर में 3 स्तर के सुरक्षा कवच बनाए हैं। एक फर्स्ट लेयर है जो शरीर के बाहर का है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट लेयर ऑफ बैरियर है बॉडी का, जिसमें शरीर की बाहरी त्वचा, हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन, चूँकि शरीर के आंतरिक अंग म्यूकस मेम्ब्रेन के बने हैं, उसके चारों ओर म्यूकस मेम्ब्रेन की एक लेयर है, और शरीर का बाहरी आवरण हमारा स्किन यानी त्वचा से बना हुआ है, और त्वचा भी इसकी जो फर्स्ट लेयर है, जिसे हम कह सकते हैं कि इसमें स्ट्रेटम कॉर्नियम जो कठोर होता है, जिसकी कोशिकाएं मृत होती हैं, और वो बाहर से आने वाले किसी भी वायरस शरीर में प्रवेश करने से, जिसे हम अपर स्किन कह सकते हैं। दूसरे प्रकार की व्यवस्था में हम ये मान सकते हैं कि हमारे जो म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर, सपोज कीजिए कि हमारे भोजन के द्वारा कुछ बैक्टीरिया हमारे शरीर में आहार नाल में प्रवेश, तो आहार नाल के अंदर ही उनको रोका जाता है, वो हमारे ब्लड में प्रवेश ना कर पाए, इसके लिए म्यूकस मेम्ब्रेन अपनी प्रक्रिया को मजबूत करता है। श्वसन क्रिया से हमारे शरीर के अंदर वायरस, बैक्टीरिया या फंगस प्रवेश करें, इसके लिए भी प्रकृति ने हमको नाक में हमारे बाल दे रखे हैं। उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन से निकलने वाले जो फाइब्रस हैं, ये सब कुछ प्रकृति रूप से, प्राकृतिक के द्वारा दिए गए हैं। डॉक्टर शरद रावत जी, सभी आप सब हमारे, आप सबका स्वागत है। इसके बाद प्रकृति ने हमारे आंखों में भी प्राकृतिक रूप से सुरक्षा दी है। लैक्रेल ग्लैंड से जो आंसू निकलते हैं, वो भी हमारे कॉर्निया के ऊपर आए हुए वायरस, बैक्टीरिया या फंगस इन्फेक्शन को आंसू के माध्यम से बाहर कर देते हैं। पसीने के माध्यम से शरीर के अंदर होने वाले विभिन्न प्रकार के अपद्रव्यों को त्वचा बाहर निकाल देती है। ये हमारे फिजिकल बैरियर। केमिकल बैरियर में हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर के लार ग्रंथियों में, आंसू में, कान के अंदर निकलने वाले जो तरल द्रव्य हैं, सभी में लाइसोसोम एक बहुत ही हमारे लाइसोजाइम्स एंजाइम्स एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम्स होता है जो हमारे माउथ कैविटी के लार में, लार ग्रंथियों में, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में ये पाया जाता है, जो विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस या फंगस से लड़ने की क्षमता मजबूत करता है और स्वयं उनसे लड़कर अंदर की कोशिकाओं को डैमेज होने से रोकता है। हमारे शरीर के अंदर, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जब भोज्य पदार्थ जाता है तो वहाँ पे HCl का सेक्रेशन होता है, और HCl का जो pH मान होता है वो 3 से लेकर के 5 तक होता है। तो ये कहा गया है कि हाईली एसिडिक मीडियम में या हाईली बेसिक मीडियम में वायरस, बैक्टीरिया और फंगस का इन्फेक्शन बहुत कम होता है। जब बहुत ही अम्लीय माध्यम, बहुत ही क्षारीय माध्यम हो जाता है तो दोनों में ही वायरस या बैक्टीरिया के पनपने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो प्राकृतिक रूप से हमारे इंटेस्टाइन का जो मीडिया होता है वो क्षारीय होता है, प्रबल क्षारीय, और हमारे स्टमक का जो मीडिया होता है वो अम्लीय होता है। तो माउथ पार्ट के बाद अगर कोई इन्फेक्शन हमारे माउथ आर्गन से अंदर गया है, या भोजन के द्वारा या जल के द्वारा या सांस के द्वारा, तो हमारे जैसे वो स्टमक पहुंचता है तो उसको एसिडिक मीडिया मिल जाता है, और एसिडिक मीडियम में वो वायरस या बैक्टीरिया समाप्त होने की कंडीशन में आ जाते हैं। हमारे एलिमेंट्री कैनाल के आगे इंटेस्टाइन में पहुंचा
तो वहाँ पे अति क्षारीय होने के कारण वो वहाँ पे भी अपना फंक्शन नहीं कर पाते हैं और इम्यूनिटी पावर को हमारे डिस्टर्ब नहीं कर पाते हैं। बाइल जूस हमारा, चूंकि बाइल जूस का जो परसेंटेज होता है, पीएच मान होता है, वो 8 होता है, और इस दशा में पित्त रस में से भी हम अपने इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करते हैं बाहरी जीवाणुओं से रोकने के लिए। अब एक और डॉक्टर राजकुमार मिश्रा जी इसमें लाइन पर हैं, और इस हम अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो फिर जब हम म्यूकस मेम्ब्रेन और इंटेस्टाइन के अलावा हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन के पार्ट जो हैं ब्लड में, वो आपके आरबीसी मुख्य है। और जब ब्लड पढ़ाया था उसमें आपको बताया था, हम ये मान के चलते हैं कि ब्लड के अंदर जो डब्ल्यूबीसी पार्ट है, इसमें पाए मोनोसाइट को प्राकृतिक फाइगोसाइट कहा जाता है, फाइगोसाइट करने वाले। तो डब्ल्यूबीसी के अंदर जो हमारे फाइगोसाइट्स पाए जाते हैं, ये बाहरी बैक्टीरिया का भक्षण करते हैं। अब भक्षण करने के कई तरीके हैं, और ज़्यादा जानकार लोगों के लिए बता दूं कि मेचनिकॉफ ने 1882 में मोनोसाइट को फैगोसाइट का नाम दिया था उन्होंने। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों ही हमारे शरीर के एक तरीके से बाहरी, चूँकि बार बार नेटवर्क प्रॉब्लम आती है तो मेरे मोबाइल पर लिख के आता है कि प्लीज़ वेट करिए, तो मुझे रुक जाना पड़ता। हो सकता है कि आपके नेटवर्क पे मैं रुका हुआ आपको दिखाई पड़ रहा हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे ऐसे नोटिफिकेशन आता है कि मुझे। डॉक्टर मधेशिया जी इस समय मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, डॉक्टर जगदीश जी आप सब लगातार लाइन पर हैं, आप सबका स्वागत है। तो जब बॉडी के अंदर हम प्रवेश करते हैं अपने ब्लड सिस्टम पर, तो वहाँ पे डब्ल्यूबीसी फैगोसाइट के अंदर जो फैगोसाइट्स होते हैं, मोनोसाइट्स, इस्नोफिल, हमारे नहीं पता हमारा शरीर रोग है। प्रकृति ने एक और व्यवस्था बनाई है शरीर में, इन्फ्लामेशन की दशा कब आती है? जब हमें चोट लग जाती है। डॉक्टर राबिन प्रताप बिहार से डॉक्टर मधेशिया जी लिख रहे हैं कि वेरी गुड, इस तरह का काम प्रोग्राम होते रहना चाहिए जिससे लोगों को लाभ मिलता रहे। जी हाँ मधेशिया जी, मेरा भी विचार यही है कि मैं आप लोगों के बीच इसी बहाने रहूं और कुछ अपने अनुभव शेयर करता रहूं आप सब। लगातार नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है और इस नाते मुझे बार बार अपना ये लेक्चर बाधित करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के मैं आपको बता रहा था कि हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक रूप से बैरियर प्रकृति ने स्वयं बना रखे हैं। जब कभी चोट लगती है तो चोट लगने की दशा में हमारे उस संबंधित अंग की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, वहाँ के डब्ल्यूबीसी आरबीसी भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, और ऐसी दशा में वहाँ से प्लाज्मा का टिश्यू फ्लूइड के माध्यम से बाहर प्राकृतिक रूप से प्रकृति हमारे शरीर में तुरंत इंफेरॉन प्रोटीन का सेक्रेशन करने लगती है। ये प्रोटीन हमारे शरीर के प्लाज्मा को बाहर जाकर के लिए प्रेरित करती है, और ऐसी दशा में वहाँ की चूंकि हमारे आरबीसी वहाँ जाकर के अपना जाल देते हैं, और उनमें से निकल करके डब्ल्यूबीसी के जो फैगोसाइट्स हैं वो बाहरी स्तर पर जाकर के कोशिकाओं के क्षतिग्रस्त पार्ट पर अपना प्रभाव जमा लेते हैं, और आसपास के टिश्यू को इकट्ठा करके वो उसको पस फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। पस फॉर्मेशन में कन्वर्ट होने से एक लेयर बन जाती है जिससे वायरस और बैक्टीरिया आगे की कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त नहीं कर पाते हैं, और इसका प्रेशर बाहर की ओर रहता है, यानी हमारे स्किन के साइड में रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पस बॉयल जो हमारा जो इन्फ्लामेशन होता है, जो हमारा इन्फ्लामेशन ऐसा बाहर की ओर होता है, अगर उसका माउथ बाहर की ओर खुल गया है
तो पस की टेंडेंसी, चूंकि WBC वहाँ पर पस का फॉर्मेशन बढ़ाते रहते हैं, तो उसका प्रेशर और वहाँ पे गर्म, वो ब्लड गर्म, वो पार्ट गर्म हो जाता है। हमारे शरीर में उस इन्फ्लामेशन से जो फीवर आता है, फीवर ये है कि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता प्राकृतिक रूप से बढ़ जाती है और हम बैक्टीरिया और वायरल से लड़ने के लिए एक निश्चित टेम्परेचर पर अपने आप को रोक लेते हैं। वैज्ञानिक तथ्य है कि जब हमको फीवर होता है तो फीवर के समय हमारे टेम्परेचर में बाहरी बैक्टीरिया या वायरस या फंगस इन्फेक्शन को हम कंट्रोल करने में स्वतः अपने आप को मेंटेन करती है बॉडी। तो जब बाहर की ओर इन्फ्लामेशन होता है, वो फट जाता है, पस बाहर की ओर आ जाता है, तो स्वाभाविक है कि वो वायरस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन शरीर के बाहर निकल जाता है। कभी कभी क्या होता है कि पस का माउथ बाहर की ओर नहीं हो पाता और इन्फ्लामेशन धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ आसपास की कोशिकाओं के टिश्यू फ्लूइड से वो सबसाइड कर लिया जाता है, और जिसको कहते हैं कि फोड़ा बैठ गया है, फोड़ा बैठाया जाता है, जिसको कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में फोड़े का पकना या फोड़े का बैठना। तो फोड़े का बैठने का तात्पर्य है कि फिर वहाँ के ब्लड आसपास की कोशिकाओं में सबसाइड हो जाते हैं। तो हमारे शरीर में प्रकृति ने सुरक्षा के तमाम चरण दिए हैं। इसके बाद एंटीबॉडी है। हमारे बाहर से आए हुए जो बैक्टीरिया या वायरस या फंगस अपने एंटीजन बनाते हैं, उस एंटीजन से लड़ने के लिए हमारे बॉडी में RBC और WBC मिलकर के एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। एंटीबॉडी जिन पर हम बाद में चर्चा कर लेंगे। हम सिर्फ आज आपको इतना बताना चाहते हैं कि शारीरिक इम्यूनिटी पावर प्राकृतिक रूप से लड़ने ने हमारे शरीर की कोशिकाओं के टिश्यू फ्लूइड में दे रखी है। जब उसकी क्षमता घटने लगती है तो हम बाहरी आक्रमणों से ग्रसित हो जाते हैं और हमारे शरीर में रोग आने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। हमने इस बात को बार बार कहा कि हमारे ब्लड के RBC में और WBC में वायरस या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है। तो यानी हमको इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सा के दृष्टिकोण से अपने ब्लड और लिम्फ को ही पकड़ना होगा। तो जब भी हमारे बॉडी के बाहरी इन्फेक्शन से हमको लगता है कि कुछ खतरा, जब हमको लगता है कि बाहरी खतरा हमारे ऊपर हो रहा, तो हमको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आंख मूंद करके L1 और A3 औषधियों को आंख मूंद करके याद करना होगा। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए हमको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इंक्रीज करना होगा, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे बॉडी के टिश्यू फ्लूइड तक हर प्रकार से मजबूती पहुंच सके, जितनी ऑक्सीजन की सप्लाई हम दे सकें। तो हम L2 के साथ S5C5 ये कंपलसरी देते हैं। CNS को भी हमको मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा बाहरी इन्फेक्शन से हमारे अंदर भय होता है, मानसिक से हम उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं। तो मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए CNS, कंप्लीट नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए CNS जो आपने एक दवा बना रखी है, CNS प्लस L2, ये इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करने के लिए हमेशा याद रखनी चाहिए। इसमें आपका F1 भी है, VEN1 भी है, S1 भी है, S5 भी है, A3 भी है, L1 भी है। तो औषधियों की आवश्यकता एंजाइम्स के रूप में जाकर के हमारे ब्लड और जिसको हम कह सकते हैं बोन मैरो में, जहाँ से ब्लड बनता है, ब्लड के बनने वाले हर अंग को हमें मजबूत करना होगा और मानसिक रूप से अपने आप को सुदृढ़ करना होगा, जिससे हम बाहरी वायरस या बैक्टीरिया से अपने आप को लड़ सकें। तो जब भी आपको अपने बॉडी के इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करने की बात आती है, या लगता है कि किसी पेशेंट के बॉडी के पावर को इंक्रीज करना है, वहाँ पे हम CNS और इलेक्ट्रिसिटीज के रूप में हम वहाँ पे RE का प्रयोग जरूर करेंगे। तुरंत RE का प्रयोग इसलिए करेंगे कि हमारे बॉडी के सारे संबंधित ऑर्गन, जिस ऑर्गन की ओर हम अपने आप को कहते हैं, वो सारे ऑर्गन्स की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी वो तत्काल इंक्रीज कर जाए। 2-3 दिन लगातार RE देने के बाद फिर हम RE को रोक भी सकते हैं और केवल CNS और L2 चला दें, तो बॉडी की कंप्लीट इम्यूनिटी पावर को कर ले जाएंगे और बाहरी वायरस या बैक्टीरिया से हम अपने आप को लड़ ले जाएंगे। मैंने बार बार इस बात को कहा है और आज मैं फिर इस वीडियो के माध्यम से भारत सरकार और विभिन्न राज्य की सरकारों से अनुरोध करता हूं कि हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकों को वर्तमान कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने के लिए हमारे चिकित्सकों को एक बार कार्य करने का मौका दिया जाए। हमारे औषधियों में
मूल रूप से वनस्पतियाँ, औषधियाँ हैं ये, जिसको हम प्लांट एंजाइम्स के रूप में बॉडी के एंजाइम्स से इनको हम टैली कराते हैं। और स्वाभाविक है कि हम प्रकृति से प्रकृति को प्रकृति के द्वारा दी गई प्राकृतिक उपलब्ध कराते हैं। तो प्रकृति द्वारा दी गई प्राकृतिक चिकित्सा को हम प्राकृतिक रूप से बनाए शरीर की प्राकृतिक कोशिकाओं में जब समावेश कराते हैं तो शरीर में प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि होती है और हम सभी बाहरी आक्रमणों से अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसी दशा में हम को भी एक बार इस महामारी के युद्ध में एक सैनिक के रूप में प्रयोग किया जाए। हम बार बार सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ इस लड़ाई में अगर फर्स्ट लाइन में ना खड़ा कर सके तो सेकंड लाइन या थर्ड लाइन में भी हमको प्रवेश दें, जहां से हम अपने विशुद्ध हर्बल औषधियों द्वारा, पौधों से निर्मित औषधियों द्वारा, जो पूर्ण रूप से हानि रहित हैं, ये लाभ ही करेंगी, नुकसान कुछ नहीं करेंगी, शरीर में जाकर के ये ऊर्जा ही देंगी, शरीर के किसी कोशिका को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। ऐसी चिकित्सा पद्धति, ऐसी सरल चिकित्सा पद्धति, सस्ती चिकित्सा पद्धति के द्वारा अगर हम देश का कुछ भला कर सकें तो ये हमारे सभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकों का सौभाग्य होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस क्लास को, चूंकि बार बार नेटवर्क डिस्टर्ब था, फिर भी मैं आपके पास अपने 51 यानी 51 क्लास में मैंने आपको संबोधित किया और आप सब ने मुझे पूरे मनोयोग के साथ सुना। डॉक्टर धर्मवीर गंगवार जी भी हैं इस समय, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। और आप सब ने बड़े मनोयोग के साथ सुना है। डॉक्टर शशिकांत भारद्वाज जी भी अभी अभी लाइन पर आए हैं। तो करने के लिए आपको एक बार बाद में आए हैं वो समझ लें कि CNS और L2 के साथ आप RE का प्रयोग कर दें तो बॉडी कंप्लीट इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज कर ले जाएगी और हम रोग से लड़ने में अपने आप को सक्षम महसूस करेंगे। क्योंकि मानसिक तौर रूप में और शरीर के पाचन क्रिया के दृष्टिकोण से हम दोनों संस्थानों को अगर मजबूत रखते हैं तो हमारे बीमारी हमारे आसपास नहीं आएगी। और ऐसा मेरा मानना है, मेरा अपना अनुभव है। और एक बार आप भी इस फार्मूले को प्रयोग करके देखें। और अपने डॉक्टर, इस समय अभिषेक केसरवानी जी लिख रहे हैं, सर आपका इस तरह का मार्गदर्शन हम सब के लिए बैटी सर का आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हो रहा है। हम सब पर ऐसी कृपा बनाए रखिएगा। देखिए अभिषेक जी या अन्य साथी, मुझे जो आता है, जो मेरा अपना आत्मविश्वास है और जो मेरे अंदर एक जागृत की भावना है, मैटी जी हूँ मैं, ना मैं डॉक्टर अनिल सिन्हा जी हूँ, ना मैं डॉक्टर रमाशंकर जी हूँ, मैं स्वयं में डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव हूँ। मैं वही कुछ बोल रहा हूँ जो मैंने अपने अनुभव से किया है, जो मुझे लगता है कि ये बातें सही हैं और ये मेरा अनुभव बताता है, जो मैंने अब तक प्रयोग किए हैं पिछले 36 वर्षों में। न मुझे अपनी इस पैथी के गुणों का अहंकार है, न मुझे अपनी औषधियों का अहंकार है, लेकिन विनम्रता के साथ मैं जरूर ये बार बार कहूँगा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकों को भी समाज में करने का एक सम्मान प्राप्त और को जीने का हक है। अगर हम सस्ती और सुलभ चिकित्सा प्रणाली गांव के उन रोगियों तक पहुंचा रहे हैं जहां रोगी आमतौर से महंगी चिकित्सा नहीं है, हमारी वहां पर अगर उपयोगिता है तो हमें वहीं पर लगाया जाए। लेकिन हमारी इस चिकित्सा अब जन सामान्य तक, आम व्यक्ति तक पहुंचना बहुत जरूरी है और आप सबके माध्यम से ये पहुंचाया भी जाना चाहिए। आप सबका